दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे हैं। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों आपका सीटेट का पेपर कल है और क्षमा चाहूँगा कि आज सुबह वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि इतना ज़्यादा शोर हो रहा था कि वीडियो में आपको कुछ सुनाई नहीं देता। वैसे भी एक कमेंट आया था कि इतने शोर में कौन, क्योंकि शोर अब मैं अपने घर का शोर बंद कर सकता हूँ लेकिन मैं बाहर का शोर बंद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कोई स्टूडियो नहीं है। तो जो भी है मैं आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि कम से कम शोर में आपके लिए वीडियो आए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं सीटेट ऑलरेडी पास है और कल एक जो है मेरा नेट परसों कल नेट का रिजल्ट मैंने देखा तो मेरा नेट भी पास हो गया। तो इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी प्रेरणा बने जिससे मैं मेहनत कंटिन्यूस कर पा रहा हूँ। तो अगर हम बात करें तो आज मैं आपको सीडीपी जो है इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो मैं सबसे पहले सीडीपी को लेकर चलता हूँ और सीडीपी के 30 क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ। आपको 1 से 2 वीडियो और मिलेंगी और कल भी मैं आपको वीडियो दूंगा, इसमें मैं आपका मैथ और ये सब करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि सीडीपी में जो है आपका लैब वाइगोस्की, कोलर सिद्धांत और जीन पियाजे को जरूर पढ़ लें और डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, गुणज वैकल्प, पठन वैकल्प ये सब जरूर पढ़ लें। इनसे प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है भागना, पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, निचोड़ना। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है भागना। स्थूल गत्यात्मक कौशल वे बड़ी गतिविधियां वे क्रियाएं हैं जो शिशु अपनी बाजुओं, पैरों या पूरे शरीर के जरिए करते हैं। घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना और भागना स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इन विशेष दिशा का वर्णन करता है? शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, पारस्परिक संपर्क का सिद्धांत और डी है आपका बहिष्कार का सिद्धांत। तो जो आपका जो सही उत्तर है यहाँ पे वो है आपका बी है अधोगामी सिद्धांत। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं और विकास का अधोगामी सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्था हैं? आस पड़ोस का मुद्रक संचार, विद्यालय और कानून और है सामाजिक नीति और धर्म। तो आपका जो सही उत्तर है यहाँ पे वो है आपका डी परिवार और आस पड़ोस। बहुत छोटे बच्चों के लिए परिवार और आस पड़ोस समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं क्योंकि यहीं से बालक सर्वप्रथम समाजीकरण आरंभ करता है। इसी कारण से परिवार को बालक की सर्वप्रथम पाठशाला कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां से बालक आदर्श नागरिकता का पाठ सीखता है। दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत करना, नियमों का पालन करने के लिए कहा जाना। देखिए मैंने आपसे कहा था जीन पियाजे, चौथा क्वेश्चन ही आपका जीन पियाजे आ गया। मैं आपका एक और बात बता दूं, मैं ये दावा करता हूं कि आपका जो पेपर आएगा इसमें चौथा क्वेश्चन जीन पियाजे का ही होगा, फिर आपका जीन पियाजे का होगा, फिर कॉलर का होगा, उसके बाद जो है क्वेश्चन आपका लैब वाइगोस्की के होंगे। तो 6 से 7 क्वेश्चन होंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी है आपका औपचारिक संक्रियात्मक जो है दोस्तों वो एकदम सही उत्तर है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। यह पियाजे के विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था है जिसमें बच्चे समस्याओं को हल करने के लिए अमूर्त सोच का प्रयोग करते हैं। चलिए संवेदीगामक होती है 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक 11 से या उससे अधिक। चलिए अगला प्रश्न है आपका, 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए। दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया जिससे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? विकेंद्रीकरण में कठिनाई, जीववादी सोच, लाक्षणिक कार्य और काल्पनिक निगमनात्मक तर्क। तो आपका ए जो है वो सही उत्तर है, ए है आपका विकेंद्रीकरण में कठिनाई।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनु का तर्क है केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कॉल्बर्ट के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो सी आपका सही है, सी हो जाएगा अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कॉल्बर्ट द्वारा 1958 में प्रस्तावित किया गया। इस सिद्धांत को 3 विभिन्न स्तरों और 6 चरणों में वर्गीकृत किया गया। यह चरण निम्नलिखित हैं। पूर्व परंपरागत नैतिकता, चरण 1 आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, चरण 2 अनुभवहीन सुखवादी और सहायक अभिविन्यास। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेव वाइगोस्की। मैंने आपसे कहा था 4 से शुरू हुआ है, 7वां उन्हीं का चल रहा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इनको पढ़ लो वरना पछताओगे और इसी बार में सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे लिया। लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाड़ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? और ये पाड़ वाला जो इसका फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है ये तो हर पेपर में है और इस बार भी आएगा। उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, बिना चर्चा के सीधा जवाब बता देना। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। सी है लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का सही तरीका है। पाड़ मचान एक ऐसी तकनीक को संदर्भित करता है जो बच्चे की क्षमता बढ़ाने के लिए सही समय पर मात्रा में सही तरह का समर्थन प्रदान करता है। 8वां भी है। 5 प्रश्न आपके हो गए। लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया है? कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर, सहयोगात्मक अधिगम, यही सही होगा दोस्तों क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट हो गए, प्रश्न भी याद से हो गए। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र और मानकीकृत पाठ्यक्रम होगा दोस्तों, ये माठ्य नहीं होगा, पाठ्यक्रम। अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में, केवल व्याख्यान विधि से सीखने में सक्षम, स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी आपका हो जाएगा ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में। चलिए अगला प्रश्न है। रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? भाषाई, संगीती, स्थानिक और अंतर्वैयक्तिक। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी है स्थानिक, स्पेशियल, स्थानिक। देखिए ये 8 प्रकार की होती हैं बुद्धि और इनको मैंने हर वीडियो में बताया है, आप इनको याद कर लीजिए, इनसे प्रश्न आना ही आना है। जो हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि के 8 प्रकार प्रतिपादित किए हैं वो ये हैं। 1 भाषाई, तार्किक गणितीय, संगीतात्मक, शारीरिक गति संवेदी, स्थानिक, अंतर्व्यक्तिगत और अंतव्यक्तिगत और प्रकृतिवादी। चलिए अगला प्रश्न है। अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या सुझाता है? भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है, जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है, भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है, भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप से संज्ञान में देरी आ जाती है। तो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपका सी है। चलिए जेंडर, अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है, गर्भधारण के समय ही पूर्व निर्धारित होता है, एक जन्मजात जैविक गुण है, सामाजिकरण की संस्था से प्रभावित नहीं होता है। तो ए क्या है? जेंडर, अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन है सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। सही है क्योंकि यह कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। गलत है क्योंकि इससे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है। गलत है क्योंकि यह बच्चों को भ्रमित कर सकता है। तो सही आपका सही होगा क्योंकि इससे विविध पाठ्यक्रम वो सीख सकते हैं, अन्य कौशल सीखते हैं। ये आपका सही है।
अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? संदर्भित, मानकीकृत और मानदंड संदर्भित और अध्यापक अभिमुखी। तो जो आपका अधिगम के लिए मूल्यांकन होना चाहिए दोस्तों, वो आपका संदर्भित होना चाहिए। एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी? बड़े बड़े गद्य कंठस्थ याद करने के लिए देना, किसी समस्या को दर्शाने के अभिसारी तरीके को प्रोत्साहित करना, प्रकार्यात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। तो डी आपका सही है, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। मैं आपको एक और बात बताऊं दोस्तों, अगर आप सीडीपी और ईवीएस सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के करेंगे तो आपने पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, आप एक बार को क्वेश्चन सही कर देंगे, कुछ क्वेश्चन छोड़ के। तो क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ें। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है? अनुमेय पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, उचित समायोजन, अगमय दुर्गम इमारती संरचना। तो सी आपका सही उत्तर है, सी है उचित समायोजन, आपका एकदम सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, समावेशन के लिए निम्न बातें जरूरी हैं। सफल समावेशन के लिए क्या? क्षमता निर्माण पर ध्यान देना, माता पिता की भागीदारी, संवेदनशीलता और सहयोगात्मकता। चलिए 17वां प्रश्न है आपका, निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है? समता, समानता, अलगाव और पक्षपात। तो ए आपका सही उत्तर है, ए आपका हो जाएगा समता। अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है? उच्च स्तरीय तौर से व्यवस्थित होना, बहुत सचेत होना, लंबे निर्देशों को सुनते समय धैर्यवान रहना और आकुल होना। तो आपका जो दोस्तों सही उत्तर है वो है आपका डी, और डी आपका हो जाएगा आकुल होना। अगला प्रश्न है आपका, सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है? वे कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं, वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं, उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो जो बी है आपका दोस्तों वो एकदम सही उत्तर है, और बी आपका होगा वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं। सृजनात्मक विद्यार्थी नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, इनकी बुद्धि लब्धि 140 या उससे अधिक होती है। सृजनात्मक विद्यार्थी की विशेषताएं निम्न है, वे तीव्रता से सोचते हैं और समस्याओं को नए तरीके से हल करते हैं, वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं। स्वलीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है? व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन, संज्ञानात्मक नम्यता और है अपनी भावनाओं का सटीक संप्रेषण। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों, ए आपका हो जाएगा व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण। विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए? दी गई जानकारी को कंठस्थ स्मरण करने के लिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने के लिए, व्यवहार के अनुकूल के लिए, पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। तो डी आपका सही है, पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है? खोजी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, सहज अनुमान लगाना और निष्क्रिय नकल। तो आपका डी है वो कम करता है, निष्क्रिय नकल आपका डी सही उत्तर होगा दोस्तों। अब आपका देखिए अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। नेट में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब एक नहीं, आप ये समझिए बहुत ज़्यादा आते हैं। किसी नए संप्रत्य को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। तो तर्क है इसका, अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सही विकल्प को चुनिए। तो आपके इनके विकल्प जो हैं वो हमेशा ऑप्शन जो हैं समान रहते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ,
ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें जो है आपका ए सही है लेकिन आर गलत है। अधिगम की प्रकृति रिक्त स्थान और रिक्त स्थान है सक्रिय सामाजिक, निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय व्यक्तिगत और निष्क्रिय व्यक्तिगत। तो अधिगम की जो प्रकृति है दोस्तों वो सक्रिय और सामाजिक है। ठीक है, तो ए आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी युक्तियाँ समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? स्मृति सहायक विधियाँ, अन्वेषण, प्रकार्यात्मक स्थिरता और कलन विधि। यहाँ आपके कोड दिए हुए हैं। अगर मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर आप नेट का एग्जाम देते तो सारे क्वेश्चनों में कोड आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन कोई नहीं आता। फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। डी आपका हो जाएगा फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। ठीक है दोस्तों, चलिए फर्स्ट है आपका स्मृति सहायक विधियां, अन्वेषण और कलन विधि। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो आपका अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो विचार भ्रांतियाँ ही क्यों ना हो। भ्रांतियाँ विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। तो आपके विकल्प हैं ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत हैं। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। ए आपका होगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उच्च स्तरीय दुश्चिता समस्या समाधान कौशलों को बेहतर करती है। संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है। निराशा अधिगमकर्ताओं को और अधिक प्रयास करने को प्रेरित करती है। शर्मिंदगी अधिगमकर्ताओं को सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए प्रेरित करती है। तो आपका बी जो है वो सही उत्तर है। संवेग और संज्ञान संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है। एक बच्चे में शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास एक एकीकृत और समग्र निर्माण का विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? महारत उन्मुखी, प्रदर्शन उन्मुखी, असफलता स्वीकृत और सफलता परिहार। तो आपका ए सही है, ए है आपका महारत उन्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है विचारवेश, संकल्पना मानचित्र, निष्क्रिय नकल अनुसंधान, चर्चा, समालोचनात्मक चिंतन और स्कीमा सक्रियता और अधिगम अशक्तता। तो डी आपका यही दोस्तों सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित और बहिष्कार केंद्रित। तो आपका जो इसमें सही होगा दोस्तों वो आपका इसमें होगा सी। कैसा करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। यह शिक्षार्थियों को सक्रिय एजेंट के रूप में देखता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके जो है सीटेट के प्रश्न समाप्त हुए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।